और प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जहाँ पर बैठे हैं सभी भाई बहनों को मैं नमस्ते करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। चुनाव पीक पर है, सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी बातों को लेकर, अपने किए हुए कामों को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि आज कल की 1 तारीख के बाद अगली 1 तारीख को हमारा चुनाव है। सभी लोग अधिक से अधिक मतदान करें और अपने पिछले अनुभवों के आधार पर, पहले की सरकारें भी रही, कांग्रेस की सरकारें रही उस समय में, और आज जो भारतीय जनता पार्टी की पहले माननीय मनोहर लाल जी रहे और अपने नायब सैनी जी अब मुख्यमंत्री हैं, इनके समय में किए हुए फैसले और कामों को अगर हम कंपैरिजन करके देखेंगे, इसी आधार के पर हम लोगों के बीच में जाएंगे, हमारा कार्यकर्ता उसके बीच में जाएंगे। मैं केवल यही चाहूँगा कि हमारा भाईचारा, समाज का, प्रदेश का भाईचारा, जिस तरह मनोहर लाल जी कहते थे कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस चुनाव के अंदर वो भाईचारा बना रहे। हर आदमी अपने मुद्दे लेकर जाएगा, अपने कामों को लेकर जाएगा, उसको लेकर हमारी हर विधानसभा के अंदर रैलियां हो रही हैं और कल की ये रैली जो है अपने आप में ऐतिहासिक इसलिए है। देखो, पॉलिटिकल राजधानी अगर हरियाणा की कहा जाए, भले ही राजधानी वैसे बनाने वाले लोगों ने बड़ी बड़ी बातें करी कि जींद को राजधानी बनाएंगे एक दिन हरियाणा की, लेकिन उनके ना बनाने के बावजूद भी अगर राजनीतिक राजधानी कहा जाए तो ये जींद ही मैं हरियाणा की मानता हूँ, क्योंकि यहाँ का जो राजनीतिक एक जिसको कहते हैं जिस्ट है वो बड़ा जबरदस्त है। यहाँ के लोगों के मुख से जो आवाज निकलती है वो पूरी होती है। हालांकि समाज को बांटने के काम होते हैं चुनाव के अंदर, आपने लोकसभा के अंदर देखा जातियों में लोग चले जाते हैं। सबसे ये प्रार्थना है कि इस चुनाव को हरियाणा के भविष्य के साथ जोड़कर, उन युवाओं के भविष्य के साथ जोड़ के चलना चाहिए जो आज से पहले ईमानदारी की नौकरी लेने के लिए तरसते थे, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई सब काम आपको ईमानदारी से मिला। प्रयास किया गया कि करप्शन कम से कम हो, उसके लिए लगातार हमारे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और नायब सैनी जी अब लगे हुए हैं। तो मैं कई बार कांग्रेस के मेरे मित्र मेरे को बोलते हैं कि यार आप मनोहर लाल जी की बात बहुत करते हो और मनोहर लाल जी आपके दिल में बसे हुए हैं। मैं कहता हूँ बिल्कुल सच बात है, मेरे दिल में बसे हुए हैं और मेरे दिल में नहीं बसे, जो ईमानदारी से हरियाणा को आगे लेके जाना चाहता है, जो जात पात से ऊपर उठकर हरियाणा को आगे लेके जाना चाहता है, जो क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर लेके जाना चाहता है इस हरियाणा को, जो भाई भतीजावाद को ऊपर उठकर इस हरियाणा को आगे ले जाना चाहता है, वो मनोहर लाल जी हैं। एक तरफ तो मनोहर लाल जी हैं जिन्होंने अपने हाथ से अपने ही निर्माण किए हुए कार्यकर्ता नायब सैनी जी को, जो एक गरीब परिवार का बच्चा था, उसको मुख्यमंत्री के पद पर आसीन किया। और दूसरी तरफ कांग्रेस के लीडरों का आप कैरेक्टर देखिए कि वो अपने अलावा और अपने बाद अपने बेटे के अलावा, हुड्डा साहब अपने बेटे दीपेंद्र के अलावा, उनको पूरी कांग्रेस के अंदर कोई भी ऐसा योग्य नहीं निकलता कि वह लगता कि भी कल को कांग्रेस की सरकार आएगी तो हमारा मुख्यमंत्री दीपेंद्र के अलावा भी कोई हो सकता है। आज अगर वो इतने, दोनों में फर्क देखो, जैसे रामायण में राम और भरत का भाई की तरह प्यार था, वो राम को बोले कि आप गद्दी पे बैठोगे, राम भरत को बोलते थे गद्दी बैठे। कांग्रेस के अंदर तो ये कल्चर है जो औरंगजेब वाला कल्चर है कि अपने भाइयों को भी मारना पड़े, अपने पिता को भी जेल में डालना पड़े, तो भाई गद्दी तो हमारे को चाहिए। ये कांग्रेस के और बीजेपी के कल्चर का फर्क है। आज हम ये बांगड़ की धरती पर बैठे हैं, कोई चौधरी वीरेंद्र सिंह आज भले ही भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चले गए हों, लेकिन अच्छे नेता रहे और उसी समाज के हैं, उनके परिवार के हैं। उनका बेटा ब्रजेंद्र एमपी हिसार से सांसद थे, मेरे मित्र हैं। वो भले ही आज बीजेपी छोड़कर कोई मुद्दा बनाकर, कोई बहाना बनाकर कांग्रेस में चले गए हों, आज वो है। मैं कहता हूँ इतनी हिम्मत, वो तो उनके परिवार के ही हैं, रिश्ते में ही हैं। मैं कहता हूँ कि हुड्डा साहब एक बार ये बोल दें कि कल को अगर कांग्रेस आई, तो पहली तो उम्मीद ना करें कि कांग्रेस आने वाली है, आए तो सिर्फ एक उनका भाव ही देखना चाहते हैं कि इस बांगड़ की धरती का बच्चा भी इस प्रदेश का मुख्यमंत्री हो सकता है। आगे आपके बीच में वो आएंगे हमेशा। एक बार ये बोल दें, मैं मनोहर लाल जी के साथ दूसरी फोटो भूपेंद्र हुड्डा की लगा दूंगा। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, मैं ये बात बोल रहा हूं कि इतना भाव ही दिखा दे, बनाना तो बड़ी दूर की बात, हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। वो कहें कि इस बांगड़ की धरती का कोई बच्चा, अगर कांग्रेस की सरकार बनी, मेजोरिटी आई, तो वो भी मुख्यमंत्री हो सकता है। सिर्फ एक आप इतना बयान ही दिलवा दीजिए। ये फर्क बीजेपी और कांग्रेस का दिखाने में
आपको ये रैलियां हम इस कर रहे हैं, आप सब पत्रकार भाइयों से है कि हमारा सही पक्ष, हमारी कोई कमी है, हम उसमें आपसे फेवर नहीं चाहते। अगर हमारे से कोई गलती हो, हमने गरीब को उठाने में कोई कमी की हो, जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ गरीब आदमी है उसकी मदद करने में अगर हमने कोई कमी करी हो तो आप ठोक के लिखो, विरोध में लिखो। हमारे किसी आदमी ने कोई गलती करी हो उसको बख्शना नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी कलम बिल्कुल सत्य और न्याय पे चलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। एक परिवार की राजनीति कर रहा है, एक समाज की राजनीति कर रहा है, एक क्षेत्र की राजनीति कर रहा है, एक वो राजनीति करें बीजेपी के लोग जिन्होंने पहले प्रदेश का और पूरे देश का भला किया। मोदी जी जैसा नेतृत्व इस देश को भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। तो आप कुछ भी पूछना चाहें बिल्कुल निसंकोच होके कुछ भी आप पूछ सकते हैं। भाटिया जी, पिछली बार भी आपने ये से वीरेंद्र सिंह शामिल हुए थे, इसकी बात करें तो यहाँ से सिर्फ एक सीट भाजपा को लेकर गई थी विधायक के साथ में। यार आप कह रहे हो खिलवाड़ नहीं आ युवाओं से, अब की बार जमीन बेचकर विदेश जा रहे युवा। हाँ जी, मैं ये समझता हूँ कि एक होड़ सी लगी हुई है, एक ट्रेंड बन जाता है कि एक आदमी, और मैं अपने ही प्रदेश के अंदर युवाओं को अगर ईमानदारी से अवसर दिया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। पिछले की कांग्रेस की सरकारों में देखो कि लोगों ने अपने किले बेचे, मां ने अपने गहने बेचे, उन्होंने ये नौकरियां लगाई। और तो छोड़ो, नौकरियों इस शर्त पे भी मिली कि आप हमारे परिवार का रिश्ता ले लो, हम आपको SCS बनाएंगे। इस तरह से भी हुड्डा सरकार के अंदर लोगों को नौकरी दी गई। भाटिया जी आपकी बात को बड़ा करते हैं कि हुड्डा सरकार में नौकरियां बिकी, लेकिन आज तो खाली नौकरी एक मिनट सर, का धंधा रहा। किसानों की बात करने वाले किसानों की जमीन को खा गए। ट्रांसफर के लिए टीचर अध्यापक आप देखिए बैठे रहते थे चंडीगढ़ में स्कूल कॉलेज को छोड़ के। आप देखिए वो सारी चीजें ठीक हुई। सर बाद में तो अनिल नागर मिले तो पैसे के साथ कहा कौन से अनिल नागर, हाँ तो अंदर गया ना, सपोर्ट तो नहीं मिली ना पॉलिटिकल। मैं ये नहीं कहता कि क्राइम पूरी तरह से जीरो हो गया, मैं ये नहीं कह रहा कि भ्रष्टाचार पूरी तरह से जीरो हो गया। जहां मैन हैंड इन्वॉल्वमेंट होती है, ये मजाक उड़ाते हैं ना कि ऑनलाइन कर दिया, ये कर दिया। जहां आदमी के हाथ में डिस्क्रिशनरी होगी साइन करने की, वो बेईमानी और भ्रष्टाचार की तरफ उसका झुकाव होगा। ये सिस्टम को क्रश करने के लिए जो पकड़ा गया बख्शा नहीं गया, चाहे वो कितने भी बड़े प्रभाव वाले व्यक्ति था। लेकिन आप पुरानी सरकारों में देखें, भ्रष्ट लोग वहीं से भ्रष्टाचार चलता था। कोठी थी सीएम साहब की रोहतक की उड्डा में, वहां उनका साड़ा बैठता था, साड़े का लड़का बैठता था। परिवार के अंदर कितने केस उजागर हुए नौकरियों के लिए, ट्रांसफरों के लिए, पैसे का आदान प्रदान हुआ। आपकी सरकार में खेल मंत्री संदीप सिंह पर आरोप लगाते हैं महिला को, संरक्षण देते हैं तो आपके मंत्री अगर वो संरक्षण देते तो संदीप बचते। अगर संरक्षण नहीं दिया तो आज वो चार्जशीट हुए। ईमानदारी से बोलूंगा, यहाँ किसी के लिए माफी नहीं है। गलती खुल के समर्थन किया था, उनका खुल के कहा था कि नहीं, उन्होंने हर बार ये कहा कि अगर ये दोषी सिद्ध होगा तो ये सजा मिलेगी, चाहे कितना बड़ा आदमी ना हो। मैंने उनकी कुछ स्टेटमेंट सुनी, मैंने मनोहर लाल जी की स्टेटमेंट सुनी। अगर ये उन्होंने कोई उसको ये थोड़ी कहा ये कसूरवार नहीं है, और अगर कोर्ट उसको सजा देगी कौन बचा लेगा उसको? कोई नहीं बच सकता, चाहे कितना बड़े से बड़ा आदमी क्यों ना। भाटिया जी, हरियाणा के में जो आप नौकरियां दे रहे हो डी ग्रुप में, सही है कि आपने लगाए बच्चे, लेकिन सी और लेकिन A, B और C ग्रुप में क्या दिक्कत है? देखिए, सभी ग्रुपों के अंदर आप पहले तो ये देखो, नौकरियां भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि ईमानदारी से दी जाए। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये प्रश्न आप जो भर्ती रोको गैंग है, जो खुलेआम चैलेंज करके अभी भी ये नौकरियां सब, जब आप परीक्षा होगी, अब इसके अंदर क्या पक्षपात होना था? अभी रिजल्ट घोषित करना था, आप लोग जाते हैं इलेक्शन कमीशन में, रिजल्ट मत, आज रिजल्ट घोषित हो, आज वो नौकरी करने वाले बच्चे होते और आगे जो जिनका नंबर नहीं पड़ता वो आगे की तैयारी करते। आप ये देखो कितनी कॉन्स्पिरेंसी है इस हरियाणा के युवाओं को क्रश करने। लेकिन भाटिया जी आपका इलेक्शन आते ही ये नौकरियां क्यों याद आती हैं आपको? नहीं, हमने तो दी है, हमने ईमानदारी से दी है। मैं तो उन चोरों से सवाल करता हूँ जो माँ बाप के किले बिकवा देते थे, माँ के गहने बिकवा देते थे। मैं तो आपके माध्यम से उनसे सवाल कर रहा हूँ। हमें याद नहीं आ रही, हमें याद ही आ रही है हमने अच्छा कर्म किया है। हमने उस गरीब के बच्चे को नौकरी दी है जिसका पिता मनरेगा के तहत मजदूरी करता है, जो हाथ से जूता बनाने का काम करता है, जो रिक्शा चलाने का काम करता है,
जो रेडी लगाता है उसके बच्चे को, गरीब बच्चे को, जिन्होंने पढ़ना छोड़ दिया था, गरीब के बच्चे में बिना सिफारिश और पैसे की नौकरी मिली, उस बच्चे को नौकरी देके ऐसे लाखों बच्चों को पढ़ने के लिए मोटिवेट किया। आज कोचिंग सेंटरों के अंदर इतनी कोचिंग हो रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं। और यहाँ नहीं, बड़े बड़े कारपोरेट हाउसेज में भी कोशिश करते हैं सरकारी नौकरी की। सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती और बड़े बड़े कारपोरेट हाउसेज के अंदर अच्छी अच्छी नौकरियां ले रहे हैं। ये पढ़ने का काम जो शुरू हुआ, बच्चे पढ़े, ये काम बीजेपी की सरकार ने। कितने पोस्ट खाली हैं इस समय सरकारी नौकरी? देखो जितनी भी पोस्ट खाली है, 2 लाख है। हर बार देखो आप 2 लाख बताएंगे, मैं इसको टेक्निकल, मैं कोई एसएस बोर्ड का मेंबर नहीं हूँ, ना मैं HPSC बोर्ड का मेंबर हूँ। 2 लाख है, 1.5 लाख है, 1 लाख है, 50,000 है। जितनी भी नौकरी है उसकी प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट होती है, प्रॉपर सारा कुछ होता है, वो लगती है, उसमें प्रोसेस लगता है और लग रही है। और आप एक बात कहते हो कि 2 लाख अभी आज नौकरी लगा दो, क्या कोई ये जानता, कभी आपने ये आंकड़ा लिया कि हरियाणा सरकार का बजट का कितना % सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह के अंदर जाता है? आप ये सोच के देखो, अगर सारा बजट ही उसी में चला जाता है। और बड़ी मुश्किल से ये मनोहर लाल जी ने इसको, जो लीकेज थी, जो चोरी थी, उनको बंद किया। नायब सैनी जी ने उस काम को आगे बढ़ाया। तभी आप चारों तरफ देखते हो सड़कों का जाल मिलता है, तभी आप देखते हो कि चारों तरफ आपको कम्युनिटी हॉल दिखते हैं। जितना डेवलपमेंट का मैं चैलेंज करता हूँ, पिछले 10 साल के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही है, उसमें आप आंकड़े निकाल दो कितने डेवलपमेंट के काम हुए। और पिछले 50 सालों में जब कांग्रेस का राज हरियाणा के अंदर रहा, उन 50 सालों को टोटल कर लो। किसान की बात करने वाले 2 रुपए का चेक दिया करते थे किसान को, सिर्फ 2 रुपए का चेक देते थे कि तेरी फसल खराब होगी, 500 रुपए का चेक देते थे। आज आप देखो कि प्रति एकड़ कितना पैसा मिलता है। हर चीज के अंदर बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। लेकिन आपसे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा पर्पज है कि थोड़ी सी राजनीति के अंदर याददाश्त थोड़ी सी छोटी रहती है, ये याददाश्त दिलानी पड़ेगी। और मैं चाहता हूँ कि आप ये सवाल कांग्रेस के जो लीडर प्रेस करने के लिए आएंगे, उनसे पूछो कि आप उस 10 सालों में ऐसा कौन सा काम करके गए थे कि आपको दोबारा इस बार मौका दिया जाए, और बीजेपी ने कौन सा काम गलत किया है। देखो, घटनाएं भी घटती हैं, ठीक और गलत भी होते हैं, फैसले गलत और ठीक भी होते हैं, लेकिन बात नीयत की है। एक भी बीजेपी के नेता की नीयत गलत सिद्ध करते हैं कि इसने बदनीयत से खुद का फायदा करने के लिए सरकार का नुकसान किया। कोई एक भी उदाहरण दे दे, हम उनकी बात को बड़ा करें। भाटिया जी, जिस पे गुरुद्वारा वालों की पैरवी जो करते थे लोग, वो बंद हुई। 100% होनी ही चाहिए। आप ये देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कुर्ते पजामे डाल के, लंबे डाल के, सफेद कुर्ते, उनके चक्कर काटा करते थे, मेरे को ये स्टेशन दिलवा दो, मेरे को ये एक सुनो, मेरी उस बच्चे को क्यों डिमोरलाइज कर रहे हो? उसी को बोलने लग रहे हो इतनी देर से। आप एक सुनो, और सर उसी को बोल रहे हो इतनी देर से। मेरी कोई मना नहीं सर, मैं कोई मना नहीं, लेकिन उस बच्चे ने सवाल किया, वो भी आगे सीनियर बनेगा। अगर आज ही हमने उसका दिल तोड़ दिया तो उसने बिल्कुल जो सफेद कुर्ते पजामे डाल के अपने पीछे पब्लिक को घुमाया करते थे, चक्कर कटवाया करते थे, चाहे ट्रांसफर के लिए चाहे नौकरी के लिए, उनकी दुकानें बंद हुई हैं, उनको तकलीफ हुई है। देखिए, चुनाव के जो फैसले होते हैं उसके पीछे कई कारण होते हैं। आप ये देखिए कि हमारे हरियाणा पे किसान आंदोलन का प्रभाव बहुत ज्यादा रहा। हम अपने किसान भाइयों को, अपने भूले वाले किसान भाइयों को समझाने में ये सफल नहीं हो सके कि जो ये 3 कृषि कानून है, ये अल्टीमेटली आपके फायदे के हैं। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं किसान परिवार का ही बच्चा हूँ, हालांकि हमें कई कहते हैं भाई यूं खड़े थे किसान। मेरे पिताजी 90 साल की एज में आज भी आप देखेंगे 2 व्हीलर चलाते हैं और सुबह और शाम खेती करते हैं, जाते हैं मंडी जाना, फसल और सब्जी की खेती करते हैं। हम जानते हैं, किसान की तकलीफ जानते हैं। ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान में इजराइल की तर्ज पर, बाकी दूसरे डेवलप कंट्री के तर्ज पर खेती का काम ज्यादा हो, इसलिए 3 कृषि कानून लाए गए थे। ये किसान के हित में थे, लेकिन मैं अपना फेलियर मानता हूँ, मैं अपनी पार्टी का फेलियर मानता हूँ
कि हम उनके भले की बात भी उनको नहीं समझा पाए, और जो विरोधी थे जिन्होंने भ्रम और अफवाहें फैलाकर उन किसान भाइयों को, भोले भाले किसानों को, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि बीजेपी वाले तुम्हारे खिलाफ हैं, इसलिए नुकसान हुआ। हम लोगों के बीच में जाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे, लोकसभा के अंदर भी गए, विधानसभा के अंदर भी है, अपनी बात रखेंगे, फिर जनता सर्वोपरि है, वो क्या फैसला करती है, अपने फायदे के लिए करती है या लोगों के भ्रम में आगे उनके बुलावे का फैसला करती है। संजय जी, खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी भारी पड़ा है। देखिए, जो जंतर मंतर में खिलाड़ियों का प्रदर्शन बिल्कुल सही है, उनको खिलाड़ियों के साथ बात करने के लिए मैं नहीं समझता कि केंद्र सरकार के किसी मंत्री ने मना करा हो बातचीत के लिए, उस समस्या का सलूशन करने के लिए, और उसके ऊपर एक्शन ना हुआ। ड्यू द कोर्स ऑफ टाइम खिलाड़ियों की मांगों के ऊपर वो भी हुआ, लेकिन आप ये देखो कि हर चीज के अंदर, किसान आंदोलन के अंदर क्या किसान आंदोलन को बना दिया था कांग्रेस के लोग या जो एंटी नेशनल लोग, जो लोग ये चाहते हैं, वो जो नारा देते हैं कि हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे कई हजार, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ऐसे लोग चाहे शाहीन बाग का मामला रहा हो, चाहे वो इस मौके का फायदा उठाते हैं और भोले भाले लोगों के बीच में, भोले भाले किसानों के बीच में जाकर भड़काने का काम करते हैं। इस तरह खिलाड़ी भी हमारे देश की शान है। अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे उस वक्त 100% मैं उन खिलाड़ियों के पक्ष में, मैं भी बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन मेरी 100% जो स्टेटमेंट आई खिलाड़ियों के पक्ष में आई कि मैं खिलाड़ियों के साथ हूं, ये मेरे देश का गौरव है। हमेशा खिलाड़ियों को सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया। आज पूरे हरियाणा के अंदर खिलाड़ियों को जो सुविधाएं और जो पैसा मिलता है, पूरे देश में मैं कांग्रेस की जहां सरकारें हैं चैलेंज करके करता हूं, आधा भी करके दिखा दें।